बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 19 दिसंबर है, साल 2020। तीन बड़ी आम खबरें हैं जिन पर आज वीडियो में हम बात करेंगे। क्या इसहाक डार के बाद मुराद रेशा वजीर आला सिंध इस्तीफा देने के बाद अमेरिका फरार हुआ है? ये बड़ी आम खबर है, इस पर बात करेंगे। फजल रहमान के करोड़ों रुपए का कौमी खजाने को चूना, इस हवाले से कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं, उन पर भी बात होगी। और साथ ही आपको बताऊं कि मौलाना के एक करीबी दोस्त ने बड़े आम राजों से पर्दा उठाया है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि फजल रहमान चारों तरफ से घेरे में है। एक तरफ नैब ने एक्शन शुरू कर दिया, हालांकि उन्होंने बड़ी धमकियां दी। कोर कमांडर पेशावर का घेराव की भी बात की, उन्होंने नैब ऑफिस पर हमले की भी बात की, अपनी जमात अंसारुल इस्लाम को तैयार रहने का हुक्म दिया। वहां पर पेशावर के अंदर मीटिंग भी होगी। अब सवाल है हुकूमत का, इदारों का, कि आप अपनी करप्शन है, आपके पैसे हलाल हैं, हराम है, आमदन से ज्यादा ससाजात का मामला है, इतनी जायदादें हैं जो अरबों रुपए की जायदादें बनती हैं, इनका हिसाब दीजिए। तो ये बड़ी बात क्लियर है, उनको हिसाब देना चाहिए। असूल यही है, कानून और आइन के मुताबिक ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन चूंकि इस वक्त बदमाशी, गुंडागर्दी का एक कल्चर पीडीएम की मुख्तलिफ जमातों की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है और बड़े ही तजाद हैं उनके नजरियात के अंदर। एक तरफ जमहूरियत और आइन की बात करते हैं, दूसरी तरफ फौज के जरिए हुकूमत को उलटने की बात करते हैं। इससे पहले मरियम भी ये बात कर चुकी हैं और फजल रहमान के हवाले से भी कुछ आम इंकशाफात हुए हैं। हाफिज हुसैन अहमद बड़े पुराने साथी हैं, 40 साल इनको हो गए हैं जमीयत उलमाए इस्लाम के अंदर। उससे पहले मुफ्ती महमूद के साथ काम करते रहे जो फजल रहमान के वालिद हैं, और फिर फजल रहमान के साथ इन्होंने नजरियाती बुनियादों पर, चूंकि मकतबा देवबंद से ताल्लुक है, एक मोतदिल मिजाज रहनुमा है और हमेशा बड़ी मोतदिल बात करते हैं। और मीडिया के अंदर भी बड़े आम इनका रोल था। और ये जमीयत उलमाए इस्लाम के हालिया दिनों के अंदर जब पीडीएम वजूद में आई तो ये तर्जमान थे, लेकिन इन्होंने एक स्टेटमेंट दी और इस स्टेटमेंट के बाद इनको इस तर्जमानी की जिम्मेदारी से हटा दिया गया। जब नवाज शरीफ ने पाक फौज को ललकारा और गलत बयानी की, इल्जामात लगाए, जनरल फैज और जनरल बाजवा के खिलाफ बात की, तो हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि ये उसने गलत किया, ये पीडीएम का तरीका कार नहीं है, बल्कि ये उल्टा नवाज शरीफ जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। ये नवाज शरीफ का जाती बयानिया है, पीडीएम का बयानिया नहीं है। और बल्कि यहां तक कहा कि नवाज शरीफ वही है जिसको फीडर देकर, दूध देकर, फीडर में पिलाकर ज़ियाउल हक ने बड़ा किया। ये जूते पॉलिश करता था, लेकिन जब ये इसको इस तरह के लोगों को पालते हैं हमारे इदारे और उसके बाद ये उन्हीं को डसते हैं, तो हमारे इदारों को भी ख्याल करना चाहिए और इस तरह के लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये वो स्टेटमेंट थी इस तरह की, जिसके बाद फजल रहमान ने एक्शन लिया और 40 साल से अपनी पार्टी के अंदर काम करने वाला एक करीबी बंदा, उसको तर्जमान की जिम्मेदारी से हटा दिया। उसके बाद बहुत सारे आम रहनुमा उनसे बददिल हुए और इसके अंदर हाफिज अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहरानी है, इसके साथ ही हाफिज अब्दुल्ला है, इसके साथ ही ये हाफिज हुसैन अहमद है और चंद और नाम है जो इस वक्त तकरीबन पीछे हट चुके हैं। और अमली तौर पर तो उन्होंने इस तरीके से बबांगे तौल बड़ी बगावत का ऐलान नहीं किया, लेकिन हकीकत यह है कि फजल रहमान जो है वो पुराने लोगों को हटाकर, चूंकि आगे अब जिस तरह सियासी जमातें विरासत अपनी औलाद को मुंतकिल करती हैं, तो इसी तरह ये भी अपनी औलाद को सारा कुछ मुंतकिल करना चाहते हैं और ये समझते हैं कि जो हम बात करें वो हरफ आखिर हो और कोई इसके अंदर इख्तलाफ ना कर सके। और उसके अंदर जो बुजुर्ग हैं, नजरियाती हैं, फिक्री हैं, वो जब एतराज उठाते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता। और ये हैं वो लोग जो असल मुल्क के अंदर जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं और खुद ये पार्टी के अंदर इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब उन्होंने एतराज उठाया कि ये जो पीडीएम है, ये बच्चों का आप पीछे लगे हुए हैं, आपकी कोई इज्जत है, वकार है, और ये दो बच्चे जो है ये खिला रहे हैं। पूरा नवाज शरीफ का एक अपना बयानिया है, वो हमारा पीडीएम का तो बयानिया नहीं। बहरहाल इनको हटाया गया। अब इनकी मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखने लगा हूं थोड़ा, फिर आगे मैं आपको बताता हूं किस तरह ये मामलात किधर जा रहे हैं। वो कहते हैं हाफिज हुसैन अहमद कि मौलाना फजल रहमान की सदारत दो जमातों की नहीं बल्कि दो बच्चों के मरहूने मिन्नत है और पूरी पीडीएम दो बच्चों के हाथों में खेल रही है। और साथ ही वो कहते हैं जो बड़े लोग हैं वो फितरी तौर पर जब कोई गलती करते हैं तो वो भी बहुत बड़ी होती है और नाकाबिल तलाफी होती है, इसलिए इस्लाम और दीन के मुताबिक मशवरा करने का हुक्म दिया गया है। हमारे इदारे तो मौजूद हैं, लेकिन उहदेदारों की बात सुनी जाती है और ना ही किसी और की, यानी वो जमात की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सितम ज़रीफी ये है कि हम फैसले पहले कर लेते हैं और मुशावरत बाद में करते हैं। उन्होंने कहा आज़ादी मार्च में जब हम किसी और जनरल के पास गए थे तो उनकी यकीनदानी पर मार्च को खत्म कर दिया गया था। ये एक जनरल पर इन्होंने इल्जाम लगाया, क्योंकि ये बिल्कुल साथ थे, उसको मिले थे और उसने कहा था जरा जाओ घर, आपका काम हो जाएगा, तो वो वापस आए फजल रहमान। ये बड़े पर्दा उन्होंने उठाया, लेकिन तब ये गलती किसकी थी? अगर इदारे होते तो उस शख्स को पकड़ा जाता,
जिसने 13 दिन तक वहां लोगों को जलील किया। सर्दी के अंदर लोग, वो कहता है, वो फजल रहमान जो है वो बंदों को वहां पर करता रहा, किसी के इशारे पर वो काम भी नहीं बढ़ा और कोई पूछ भी नहीं सकता, पार्टी इस तरह की है। अब यहां पर वो कहता है कि वो 13 दिन हमारे वर्कर्स को सर्दी में लाकर बिठाए रखा और झूठ का सहारा लेकर हमें वहां से उठने पर मजबूर किया। वो मजीद कहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सूरत हाल बहुत जल्द वाज़ेह हो जाए। अभी तक तो बात फरवरी तक पहुंची है, लेकिन फरवरी के आगे कश्मीर के हवाले से कुछ जमातों की मनसूबाबंदी है जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ा था। जब लोग इस्तीफा देने के लिए बाहर निकलते हैं तो इस तरह से ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं लेते। फिर PDM पर उन्होंने तनकीद की और उन्होंने कहा कि कुछ दोस्तों की जानब से कहा गया कि हाफिज साहब की जबान फिसली है। मेरी जबान नहीं फिसली, मैं बिल्कुल होश व हवास के अंदर 40 साल मेरा तजर्बा है और कौम के सामने है। उन्होंने कहा मैं ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। जब मुझे पार्टी से निकाला गया तब मैंने उनसे कहा था कि जो नवाज शरीफ का बयान है क्या ये PDM का बयानिया है, तो मुझे कहा गया कि नहीं, लेकिन फिर भी मुझे जिम्मेदारी से हटाया गया। तो अब आप देखेंगे कि इनका मुस्तकबिल क्या है। चमक, पता नहीं किस चीज की चमक है जो फजल रहमान को देखने नहीं दे रही। इस तरह की बातें बड़ी ही सीरियस उन्होंने की है और बात वो है कि धरने के दौरान किसी जर्नल का ये जिक्र कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है इस हवाले से तो वजाहत देनी चाहिए। अब जो अगली बात मैं जल्दी जल्दी बता दूं आपको, वो ये है कि फजल रहमान जिस तरह अरबों रुपए की जायदादें निकल आई, फ्रंट मैनों के जरिए जायदादें निकल आई, सारे प्रूफ जो नैब ने उनको 24 दिसंबर तक का टाइम दिया है कि आप 26 सवालात के जवाब दें, वो तो एक है अलहदा चीज। अब कुछ जो गोशवारे आपको इल्म में आ रहा है, मैंने MP या सेनेटर वो अपने गोशवारे जमा करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसकी जो जायदाद होती है, उसकी गाड़ियां, उसके दीगर जो जायदाद होती है, जो भी मनकूला गैर मनकूला, तो वहां पर फजल रहमान ने वही डंडी मारी है जो डंडी अमूमन हम जमीन खरीदते हैं गांव के अंदर, उसकी मलकियत यानी कीमत होती है जो मार्केट वैल्यू के मुताबिक 40 लाख रुपए, लेकिन वो पटवारी के साथ मिली भगत करके और अपनी सरकारी फीस बचाने की खातिर उसको 20 लाख जो है वो अंदराज करवाया जाता है कि ताकि सरकारी फीस बच जाए। ये काम आम सतह पर तो चल जाता है, ये नाजायज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक अगर लीडर मजहब का नंबरदार ये काम करे तो ये बहुत ही अजीब किस्म की चोरी है। अब चोरी का इल्जाम ये लगाया, अभी इल्जाम है ज़ाहिर है, तो FBR ने भी नोटिस ले लिया है। वो ये कि फजल रहमान ने जो गोशवारों के अंदर अपने जायदाद से मुतल्लक गलत बयानी की है, वो कहते हैं कि हमने पकड़ी है। DA खान में 5 एकड़ के अंदर फजल रहमान का बंगला है और उस बंगले की जो वैल्यू है वो 30 करोड़ रुपए है। कितने की है? 30 करोड़। इंतहाई आम लोकेशन पर कीमती जगह पर वाक़ है FBR के मुताबिक, लेकिन वो 30 करोड़ के बंगले को वो कहते हैं जो 25 लाख रुपए का यहां पर बताया गया है टैक्स गोशवारों के अंदर। इसी तरह अब्दुल खेल एक DI खान का इलाका है, वहां पर 5 करोड़ रुपए उस घर की मलकियत है जिसको यहां गोशवारों के अंदर 15 लाख रुपए का जाहिर किया गया है। इसका मतलब यह होता है कि टैक्स का चूंकि हिसाब देना पड़ता है तो कौमी खजाने से FBR का टैक्स बचाने की खातिर इस तरह की गलत बयानी का ये भी इल्जाम लगा है। ज़ाहिर है अब FBR ये सारी चीजें जब सामने लाएगा तो फिर पता चलेगा कि असल खेल जो है वो क्या है। अगर ये साबित हो जाता है तो यकीनन इस तरह के लोगों को चुराए के अंदर बिल्कुल आवाम के सामने रखना चाहिए कि ये हैं वो लोग जो दीन के लिबादे के अंदर लोगों के जज्बात से खेलते हैं और इस तरह की करप्शन और बेईमानी करते हैं और फिर लीडरशिप होने का और 1973 का आइन और ये क्या क्या हवाले लोगों को वरगलाने के लिए देते हैं। अब एक नई खबर है और वो खबर जो है वो बहुत जराए से अब उसके जो है वो बढ़ती जा रही है और वो ये कि मुराद अली शाह ने एक दिन इस्तीफा दिया 11-12 दिसंबर को और फिर वो अमेरिका रवाना हो गए। उनका इस्तीफा जो है वो सिंध असेंबली के स्पीकर के नाम जो है वो लिखा जा चुका है, जिस तरह बाकी अराकीन ने अपने रिजाइन दिए और बिलावल को दे दिए, जिसका मतलब ये है कि अब आप अगर इस्तीफे दें पार्टी की तरफ से, PDM अगर डिमांड करती है और पीपल्स पार्टी अगर फैसला कर लेती है तो आप इस्तीफे दे सकते हैं और उसके बाद इंफरादी जो भी तरीकाकार है उसको फॉलो किया जाएगा। अब बगैर तो इसके अंदर ही जो है वो उन्होंने भी इस्तीफा दिया और वो अमेरिका चले गए। अब इस वक्त वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पाकिस्तान में नहीं है। इस पर बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक खबर यह है कि नासिर अली शाह को या फरियाल तालपुर को वजीर आला सिंध बनाया जाएगा। दूसरी खबर यह है कि ये कुछ नोटिस लिया गया, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तोहिने अदालत का नोटिस है सर्कुलर रेलवे का, और उस हवाले से तोहिने अदालत की कार्रवाई अगरचे उन्होंने जवाब जमा करवाया है उसके अंदर कि मेरा इसमें कसूर नहीं है, थोड़ा टाइम दे, हम बेहतर तरीके से जो है वो कर रहे हैं
اور اس کے اندر آپ حکم دے تو ہم 3 ارب روپے کی منظوری بھی دے دیتے ہیں. وہ کچھ چیزیں تھی جو عمل درآمد کرنا تھا، بہرحال وہ تو یہ معاملہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے سندھ روشن پروگرام. اس پروگرام کے اندر یہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے جو ہے جعلی بینک اکاؤنٹ، جس کے اندر آصف زرداری، امنی گروپ اور یہ سارا گروپ ہے. 4 ارب روپے کی کچھ ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا، تھوڑا استعمال کیا گیا اور اربوں روپے وہ بچا لیے گئے. اور یہ آگے جا کر جعلی بینک اکاؤنٹس کے اندر یہ ٹرانزیکشنز گئی ہیں. اس کے اندر 2014-15 کا یہ واقعہ ہے، جس کے اندر جو ہے مراد علی شاہ اس زمانے وزیر اعلیٰ سندھ نہیں تھے بلکہ وزیر خزانہ سندھ تھے. یہ بھی ان پر ایلیگیشن ہے اور یہ بھی کیس چل رہا ہے. اس کے ساتھ کچھ اور اطلاعات ہیں. وہ اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی حالیہ کچھ عرصے کے اندر مراد علی شاہ جو ہے وہ بہت زیادہ ان پر کرپشن کے کچھ کیسز در پردہ تیار کیے جا رہے ہیں اور ان کے علم کے اندر ہیں. اور براہ راست امنی گروپ آصف زرداری کے جو لنک ہے وہ ان کے ساتھ ایز اے فرنٹ مین جو ہے وہ یہ استعمال ہو رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو کر رہے ہیں، جس طرح یہ بیریا ٹاؤن زمینیں، چائنا کٹنگ، سارے جو قبضہ گروپ ہیں. تو یہ آگے ان کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. اس لیے وہ اسحاق ڈار جس طرح یہاں پر شہر خاقان عباسی نے فرار کروایا اور وہ بل آخر فرار ہو گیا اور آج مفرور ہو کر وہاں سے بیٹھ کر لیکچر دیتا ہے کہ یہ ایسے ملک ایسے چلتے ہیں نواز شریف کی طرح. تو یہ ایک جو ہے وہ خبریں بننا شروع ہو گئی ہیں کہ مراد علی شاہ شاید واپس نہ آئیں. لیکن یہ تو ہے خبر، ظاہر ہے اس کو سما نے بھی دیا. دی نیوز کے اندر بھی ایک تھوڑا اس کا ہلکا سا ٹچ دیا گیا اشارہ کنایہ کے اندر. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ واپس آ جائیں گے، کیونکہ آصف زرداری اگرچہ ان کی پلی بارگین کی خبریں چل رہی ہیں کہ آصف زرداری کو کہا گیا کہ کرپشن آپ کی معاف نہیں ہوگی، تو وہ امنی گروپ کے ذریعے کچھ جو ہے وہ پلی بارگین کی بات چیت چل رہی ہے. اور یہ جو موجودہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہے سندھ کے اندر، بہت زیادہ اکثریت ہے، استعفے انہوں نے دینے نہیں ہیں اور ممکن ہے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر دیا جائے. لیکن مراد علی شاہ پر فی الحال یہ جو اگلے 2.5 سال ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس خبر کے اندر کوئی وزن نہیں ہے. لیکن یہ ممکنات میں سے بھی ہے اور ابھی کوئی ایسا اتنا بڑا کیس بظاہر ان کے خلاف تو نہیں ہے. لیکن اگر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں اور کچھ کیسز جس طرح بتائے جا رہے ہیں، یہ جعلی بینک اکاؤنٹس کچھ وہ ثبوت ہیں جو اگر ان کو پکڑ لیتے ہیں تو بہت کچھ نکلنا ہے، تو پھر یہ ایک بہت بڑی انہونی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ادارے کو بر وقت جو ادارے ہیں ان کو کام کرنا چاہیے اور کام کر کے تمام جو میگا کرپشن کے سکینڈلز ہیں حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے، نیب کو، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن سب ڈپارٹمنٹ، ایف بی آر سمیت وہ ایکشن لے اور جو حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں آپ اپنا کام جو ہے وہ بر وقت مکمل کریں. اور یہ ایک عام خبر ہے، دیکھتے ہیں یہ درست ثابت ہوتی ہے. اگر درست ہوئی تو 27 دسمبر تک اگر وہ واپس نہیں آتے، محترمہ بینظیر بھٹو کی جو اس دن برسی ہے، اگر نہیں آتے تو پھر لگتا ہے کہ یہ خبر درست ثابت ہو جائے گی. اور اگر ایسا نہیں ہوتا، چونکہ چند سینئر لوگوں نے اس کو رپورٹ کی ہے استعفے کی خبر کو، بہرحال دیکھتے ہیں. ابھی یہ سمجھے کہ ان آفیشل ہے، بہرحال ایک خبر ہے مارکیٹ کے اندر. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.